हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको जितना कल पढ़ाया गया था आप उतना रिवीजन करके जरूर आए होंगे। अब उसके आगे हमें नेक्स्ट जो सीखनी है वो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज जो है ये हमें बेसिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में यानी कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आती हैं एग्जाम्स में, हमारे वन वर्ड में आती हैं, हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आती हैं, हमें ट्रू फॉल्स में देखने को मिलती हैं। इसलिए हमें इन प्रॉपर्टीज को बड़ा अच्छे से समझना है। पहले हम थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर हम मैथमेटिकली उसके एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। चलो भाई, पहले वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो लिखेंगे द सम ऑफ, साथ में नोट करिएगा भाई, बताइएगा राइटिंग वीडियो ऑडियो तीनों चीजें क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एवरीथिंग इज ओके। लिखा मैंने कहा फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ टू, द सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर, मोर रैशनल नंबर। जो हमारे पास रैशनल नंबर दो या दो से ज्यादा जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो सम क्या होता है, द सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर is always a rational number। हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होता है। is always a rational number, क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। हमने कहा आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को लीजिए तो उनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। हम आप कोई भी दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर लीजिए, आप उन्हें ऐड करिए, उनका सम निकालिए, तो उनका जो सम निकल के आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। किसके बराबर होगा, एक रैशनल नंबर के बराबर ही होता है। चलो भाई, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर। क्या कहा भाई, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस जो होता है इज ऑलवेज रैशनल नंबर, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। वो भी हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, रैशनल का मैं आर कैपिटल बनाऊंगा हर बार। इज अ रैशनल नंबर कैसा होगा भाई, वो भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। इन सभी को हम प्रॉपर्टीज को अभी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल से बेस्ड है, तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर, और मोर दो या दो से ज्यादा क्या होना चाहिए, मोर रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज, रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका भी क्या निकल के आएगा हमारे पास आंसर, एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। चलो भाई, इस बात को भी हम समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। नेक्स्ट और हमारी इसमें लास्ट आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टीज है द डिवीजन ऑफ, द डिवीजन क्या है, डिवीजन यानी कि भाग की बात चल रही है। द डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, द डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वाई आ नॉन जीरो रैशनल नंबर, वाया नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, एक जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी होना चाहिए। वाया नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज ऑलवेज, रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये हमारे चार प्रॉपर्टीज हैं। इन चार प्रॉपर्टी को जैसे लिखा गया है सेम इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो आपसे पूछा जाएगा
द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज डैश। ऑप्शन हो गए आपके पास रैशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑल ऑफ द एबव। आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। इसी बात को डैश, इसके आगे डैश लगा होता, आपसे पूछा जाता क्या होगा, तो हमें यहाँ डैश मिल जाता, यहाँ डैश मिल जाता तो हम कह देते रैशनल नंबर होगा। यहाँ सभी में डैश लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिलिप्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको इन चारों बातों को याद रखना है। अगर आप इन चारों बातों को याद रखें, यकीन मानिए आप इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो भाई इन चारों आप प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। चलो भाई एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। हमने कहा पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी में हमने सीखा कि सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर। चलिए भाई सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर, तो हम यहाँ पे 2 रैशनल नंबर लेते हैं। हमने कहा 2/3 सम निकालना है, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। सम का मतलब प्लस होता है, तो हमने लिखा प्लस, और हमने यहाँ लिखा 7/11। हमने 2 रैशनल नंबर लिए, आपसे इनका सम पूछा गया। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं। आप लोग इन्हें जानते होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी हमारे डिनोमिनेटर होते हैं, यानी कि 3 और 11 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना है, आपने कहा सर दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो जो एलसीएम होता है वो इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट। तो 2 प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। तो 11 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 33 हमारा एलसीएम निकल के आया। 3 से 33 को डिवाइड करो, 33 डिवाइडेड बाय 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया 33 को, तो हमारे पास आंसर निकला 11। 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 11 2 सा 22। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 11 से 33 को डिवाइड कीजिए, हमारे पास कितना आया, जब हमने 33 को 11 से डिवाइड किया तो 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21। फाइनली इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया, 4 और 2 और 1 को ऐड किया 3, और ये कितना आ गया 43/33। क्या हमारे पास जो आंसर निकल के आया यह है एक रैशनल नंबर है या नहीं, बताइए। हमारे पास जो आंसर निकल के आया, क्या यह नंबर एक रैशनल नंबर है? आपने कहा सर बिल्कुल, यह नंबर जो हमें निकल के आया है ये भी एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर, आप कैसे पहचानेंगे कोई नंबर रैशनल नंबर है। तो ध्यान रखिएगा भाई, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसमें हमेशा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें डिनोमिनेटर 0 है? आपने कहा नहीं है, 0 नहीं है, दैट मीन्स वह नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या ये दोनों नंबर किसी और नंबर से कट सकते हैं 1 के अलावा? आपने कहा सर इन्हें कट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। बताओ भाई, ये चीज पढ़ी थी कि नहीं? इससे अच्छी बात अब आपको याद है, एक और बात बतानी है। चलिए भाई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? थोड़ा मुझे आइडिया बताइए कि आपको नीचे दिख रहा है या नहीं। क्या आप लोगों को नीचे दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थोड़ा वेट करिएगा ना। अब ठीक है भाई, अब आप सबको सब कुछ दिख रहा होगा। 43/33 दिख रहा है ना, गुड। चलिए, ये हमारे पास आंसर निकल गया। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा। अब हम देखते हैं 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास रैशनल नंबर आया। क्या हम अगर 2 से ज्यादा रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी इतना ही आंसर आए? चलो भाई देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने लिया 2/5 प्लस 3/7 प्लस 8/9, हमने ये नंबर लिया। आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना है। तो भाई देखो यहाँ पे जो तीनों नंबर दिए हैं सारे के सारे अलग हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 7 जा 63, 63 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 31। देखो भाई जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा, 63 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, 45 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 135 आएगा, प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 35 का मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करो 280। इनको ऐड करिए, आंसर कितना आया? तो देखो भाई कैसे ऐड करते हैं, बाय 120 और 130 250 हो गए। 250 में 250 ऐड करो, कितना आ गया 500, 30 ये बचा, 530 हो गए, और 11 ए हो गया 541, 541/30
315। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल गया आंसर, और यही हमारा क्या बन गया, एक प्राइम नंबर सॉरी रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, हमारे सामने जो आंसर निकल के आया ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। चलो भाई तीसरी बात को समझते हैं, तीसरी बात को एग्जांपल से समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। चलो भाई इस बात को भी चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि दो नंबर लीजिए, आपने लिखा 3/7 माइनस की 2/11, हमने ये दो नंबर लिखे। अब आपसे कहा गया कि आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसका डिफरेंस क्या निकलेगा। तो आप क्या करेंगे भाई, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे। 7 और 11 का एलसीएम लिया तो हमारे सामने 77 एलसीएम निकला। आपने कहा सर ठीक है, 7 से 11 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, सॉरी 77 को डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करिए 77 को, तो हमारे पास 11 टाइम्स के 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 33, माइनस 11 से 77 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स गया, 7 2 सा कितना हो गया 14। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और ये 1 बचा तो 19/77। ये जो नंबर आया है ये भी हमें हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और बन नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है और P अपॉन Q के फॉर्म में भी है या A अपॉन B के फॉर्म में, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। बताइए भाई समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आया ना, बताओ कोई डाउट तो नहीं है। देखो डाउट अगर कोई भी होता है, पहले आप लोग थोड़ा ये भी बता दीजिए कि मैं कहीं जल्दबाजी में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, सही चल रही ना स्पीड, सही तरीके से बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता दिया करो भाई, शर्माया मत करो। आप टीचर्स से पढ़ रहे हैं, ये जैसे अगर हम बात करें कि जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो दो दोस्त हैं, क्या है, दो दोस्त हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनकर समझकर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, या सामने वाला कोई भी चीज़ आपको समझाना चाह रहा है आप नहीं समझ पा रहे, दैट मीन्स आपको उसे बोलने की आवश्यकता है कि आप जो भी हमें बता रहे हैं वो हमें समझ में नहीं है। ऐसे ही आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप बेहिचक बोला करो। जब तक आप टीचर से अपनी मन की बात नहीं कहेंगे, टीचर को कैसे समझ में आएगा कि जो वो पढ़ा रहा है टीचर वो आपको समझ में आ रहा है। तो जब आप आज पूछेंगे, आपसे पूछा जाए कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, तब आप अपना जरूर आंसर दिया करो। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आता है तो हाँ कहा करो, अगर नहीं आता है तो ना कहा करो, जिससे कि मैं दोबारा समझा सकूँ। चलो भाई इस बात को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमसे कहा गया था, हम इस सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी थी, क्या थी सेकंड प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। आपको कहा गया था कि आपको दो नंबर रैशनल नंबर लेने, उन दो रैशनल नंबर को लीजिए और बताइए कि जो आंसर निकल के आएगा क्या वह आंसर जो है रैशनल नंबर होता है। आपसे इस बात को पूछा गया, आपने कहा यस सर हम इस बात को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो आपने क्या किया, ले आपने दो रैशनल नंबर लिए, रैशनल नंबर लिया तो आपने एक रैशनल नंबर लिया 3/7 माइनस 2/11। आपने कहा सर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। चलो भाई अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल पता है। हमने कहा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 7 और 11 का एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, 7 और 11 का एलसीएम लेना होगा। आपने कहा सब ठीक है, हम 7 और 11 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो यहाँ थोड़ी सी एक अच्छी बात है, आप ऐसा मत किया करो कि 7 और 11 देखा तो फिर से लग गए 7 से 7 को डिवाइड किया 11 7 को, नहीं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और जब भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 11 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो 7 में, 77 हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम आ गया। 7 से हमने क्या किया, 77 को डिवाइड किया, 77 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया, क्वार्टेंट निकल के आया 11। उस 11 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया 33 निकल के आया। क्या निकल के आया, 33 आंसर निकल के आया। बीच में माइनस था तो माइनस लगा, यानी कि सब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बेसिकली आएगा साइन। 11 से हमने 77 को डिवाइड किया, 7 टाइम्स किया, 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 7 2 14 हो गया, ये आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास 19 बचा, 19 बचा और अपॉन में 77 आ गया। तो ये हमारे सामने P अपॉन Q के फॉर्म में आया है, तो हम कह देंगे कि सर दिस इज अ रैशनल नंबर। बताओ भाई आप समझ में आया कि नहीं, इसी तरीके से पढ़ाएं हैं। चलो भाई
नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज की। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इन्होंने कहा कि आप कोई भी दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर लीजिए और उनका प्रोडक्ट निकालिए, और उनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है क्या वो एक रैशनल नंबर है, इस बात को आप हमें बताइए। तो देखो भाई, हमने जैसे क्या, हमने ले लिया 2/5 इंटू, और हमने यहाँ ले लिया 10/11। यहाँ हमारे पास ये दो रैशनल नंबर हो चुके। अब आपसे कहा गया है कि आप इसका आंसर बताइए, यानी कि प्रोडक्ट बताइए कि क्या आएगा, क्या ये रैशनल नंबर बन रहा है। तो देखो भाई, अगर जो चीज सिंप्लीफाई हो रही है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसे एज इट इज रहने दो। तो हमने क्या किया, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 11 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 2 जा कितना हो गया 4, और अपॉन में कितना आ गया 11। हमारे पास आंसर निकल के आया 4/11। दिस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि A अपॉन B, यानी कि P अपॉन Q या ए बी के फॉर्म में है। आपने कहा सर बिल्कुल है। अगर कोई भी नंबर इस तरीके के फॉर्म में बनता है, इस तरीके के फॉर्म में बनता है, और v की वैल्यू जो है नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होता है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। कल की क्लास में हमने यही सीखा था कि रैशनल नंबर होते क्या है। आज हम सीख रहे हैं कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो रैशनल नंबर है या नहीं, ये चीज सीख रहे थे। जो चार प्रॉपर्टी थी उनमें हमने 3 सीख ली है। तो आपने कहा सर जी हाँ बिल्कुल आंसर रैशनल नंबर निकल के आया। चलिए भाई, लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में और सीखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। लिखा है द डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर लिया आपने, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब जो आप दूसरा रैशनल नंबर ले रहे हैं वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे भाई देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे मैंने कहा, मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने लिखा यहाँ पे 13/18 डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक ऑप्शन आपके सामने 26/9। मैंने एक नंबर ले लिया 13/18 डिवाइडेड बाय 26/9। 26 बाय भी कह सकते हैं, बाय 26/9 या अपन 26/9, दोनों तरीके से बोल सकते हैं भाई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब हमसे पूछा गया है कि आप जो डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता है क्या वो रैशनल नंबर ही होता है हमेशा। चलो भाई चेक करके देखते हैं। चेक करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो भाई आपको एक चीज बताई गई होगी 8th क्लास में। 8th क्लास में आपको बताया गया होगा कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन आती है तो इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। यानी कि बेसिकली हम बात करते हैं डिवाइड ही लिख रहे होते हैं तो नंबर्स को चेंज कर देते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि डिवाइड को जब हम हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो जो यहाँ पे फ्रैक्शन रैशनल नंबर दिया जाता है इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा हमारा 13/18 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएंगे 9/26 हो जाएंगे। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दो। तो आपने कहा सर 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18 हो गया, 13 बन जा 13, 13 2 जा 26 हो गया। चलो भाई, तो ऊपर कितना बचा 1 × 1, नीचे बचा 2 × 2, 1 बन जा 1 और 1 2 2 जा 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया 1/4 आया। और 1/4 भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है कि नहीं। तो हमने देखा कि हमने जो चार प्रॉपर्टी पढ़ी और उन चारों प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी करके देखा, वो हमारी सारी बातें सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि हम अगर मैथमेटिकली और थियोरेटिकली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो हमें प्रूफ देती है कि आपने जो भी कहा है ऊपर और उस चीज को आपने नीचे प्रूफ करके दिखाया है। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपने यहाँ जो भी कहा वो सब कुछ सत्य है और यह सभी के लिए ही सत्य है। समझ में, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो ये क्या है, सत्य पूर्णतः। अब जैसा होता है होता ही है, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये चारों प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इन चारों प्रॉपर्टीज को विद एग्जांपल नोट करेंगे, फिर आगे जो है हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम थोड़ा पिछली क्लास का जो है रिवीजन करते हैं। हमने कल दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर एंड फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम्स में अगर हम बात करें 9th क्लास में जो आपके एग्जाम्स होते हैं वहां से इस क्वेश्चन को पूछा जाना बड़ा बेसिक होता है।
यानी कि क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिलता है यहाँ से। इसलिए एक बार हम इसको कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कल का पढ़ाया जो गया है वो रिकॉल हो सके, और फिर इसके बाद हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक में। चलिए, लिखा है विच ऑफ द रैशनल नंबर 5/7 एंड 3/8 इज ग्रेटर। आपके सामने दो रैशनल नंबर दिए गए, आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है सबसे बड़ा है। चलिए भाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, यानी कि हमने एक चीज सीखी थी। क्या सीखा था कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है, अगर वो एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे, तो जो बड़ा होगा रैशनल नंबर तो वो इस तरीके से होगा, a इंटू डी ग्रेटर देन b इंटू सी होना चाहिए। अगर ए वाला बड़ा है तो ऐसा आएगा, अगर नहीं है तो अगर हमारा a इंटू डी लेस देन b इंटू सी आएगा तो ये वाला बड़ा है। हमने इसके बारे में सीखा था। चलो भाई, हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, पेपर में आप किस तरीके से लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे इस बात को समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो दिए गए रैशनल नंबर है लिखेंगे 5/7 एंड 3/8। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। 5 इंटू 8 करेंगे एंड यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 7। 5 8 जा कितना हो गया 40 एंड यहाँ पे कितना हो गया 7 3 जा 21 हो रहा है। अब हम यहाँ कह देंगे कि क्या बनना है भाई, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो 40 ग्रेटर देन 21। तो 40 किसकी वैल्यू आई 5/7 की, तो हम क्या लिख देंगे 5/7 इज ग्रेटर देन किससे 3/8। तो ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप इतना भी लिख सकते हैं, आप हेंस करके लिख दीजिएगा, हेंस करके लिखेंगे क्या 5/7 इज अ ग्रेटर रैशनल नंबर, इज अ ग्रेटर रैशनल नंबर। ये क्या है हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर। समझ में आई बात? बस आपको इसी तरीके से पेपर में करना है। पेपर वाला अप्रोच आपका यही है, आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है। आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको ऐसे ही आपको फिर नोटबुक में बनाना है। समझ में आई बात? कोई इसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किनके बीच में लिखने, 5/7 एंड 2/3 के बीच में लिखिए। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। चलो भाई, समझ लेते हैं कौन सा बड़ा है छोटा है। कैसे निकालेंगे, तो आपको यहीं पे कैलकुलेट कर लेना है, मन ही मन में करना है। 7 2 14 हो रहा है और 5 3 15, तो ये वाला नंबर बड़ा है। 5/7 बड़ा है, 2/3 छोटा है। चलो भाई, तो हम क्या लिखेंगे 5/7 एंड 2/3। अब हमें 5/7 बड़ा है, ठीक है। अब हमें रैशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर। नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया नो करके डॉट। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे तो कैसे आएगा 5/7 प्लस 2/3 के बीच में अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। चलो भाई, सिंप्लीफाई करो। 7 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम कितना आया 21। 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, अपॉन में 2 था, मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात? 15 और 14 को ऐड किया तो 29/42 आया। देख, हमारे सामने नया प्राइम रैशनल नंबर निकल के आया। क्या निकल के आया 29/42। एक रैशनल नंबर निकल के आएगा फर्स्ट। यहाँ देखो, अब सेकेंड रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। सेकेंड रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे वो देखो भाई। सेकेंड रैशनल नंबर निकालना है तो आप एक बार क्या करेंगे, इसको लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो हमने क्या किया 5/7 प्लस और यहाँ कितना है 29/42 अपन करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 से, तो एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 7 और 42 का एलसीएम कितना आया 42 आया। 7 से 42 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 में क्या 6 5 जा 30, प्लस का साइन था प्लस आ गया। 42 से 42 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 29 में क्या 29, ये 2 अपॉन में था, यहाँ एस्टेज लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 59 अपॉन में 42, इस 2 का इसमें क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 59 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 84, क्या हो गया 84। तो हमारे सामने नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या निकल के आएगा सेकंड 59/84। समझ में आई बात? चलो अब बात करते हैं थर्ड रैशनल नंबर की।
तो तीसरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर क्या आएगा? देखो भाई, अभी हमने पहले एक बार इसको लिया था, इसको लिया था। अब हम 29/42 और 2/3 को ले रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 29/42 प्लस, और क्या था वो, 2/3। इन दोनों को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। चलो भाई, एलसीएम कितना आएगा? 42 ही आएगा। 42 से 42 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 29 में क्या? 29 प्लस 3 से करेंगे 42 को डिवाइड, तो 14 टाइम्स जाएगा, 1 4 14। 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 14 2 जा 28, अपॉन में कितना आ गया? 2। किसी को कोई दिक्कत समस्या? इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया भाई? 57। कितना हो गया? 57 अपॉन 42 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फाइनली कितना आंसर आ गया? 57/84। तो हमारे पास 3 रैशनल नंबर कितने आ गए? तो लिखेंगे फाइनली हैंस करके, हैंस द 3 रैशनल नंबर, हैंस द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 रैशनल नंबर between 5/7 and 2/3 आर। कौन कौन से हो गए? तो हम लिख देंगे पहले 29/42, 59/84, 57/84। ये 3 हमारे पास निकल के आए और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आपको पेपर में बिल्कुल एज इट इज सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी चीजें आपको पेपर में, एग्जाम में, जब भी आप अपने एग्जाम में देते हैं, यूनिट टेस्ट करते हैं, तो वहां आपको बिल्कुल इसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिखना है। हर एक चीज को लिखेंगे आप, डिटेल से लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं, यकीन मानिए एग्जामिनर जो भी टीचर है मैथमेटिक्स का, वो आपके मार्क्स काट नहीं सकता, क्योंकि आपने प्रॉपर मेथड को फॉलो किया है, सारे तरीके स्टेप्स फॉलो किए हैं, आपने 1 बाय 1 सभी चीज को निकाला है। आप जो आंसर निकालते हैं इनको ऐसे सर्कल भी कर लिया करो और इसमें मेंशन किया करो कि ये सेकंड नंबर आ गया। समझ में आई बात? जब हम जितना, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज जितनी ज्यादा अच्छी लगती है, लोग उसे उतना ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उसे उतना ही ज्यादा चाहते हैं और उस चीज की उतनी ही ज्यादा कीमत मिलती है। ऐसे ही अगर हम एग्जाम में जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा अच्छे से लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे, तो हमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स थे, वो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए हमें हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से, सावधानी से और साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ओवर राइटिंग आप लोग करते हैं तो अपनी हैबिट्स को सुधारिए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए भाई, नोट डाउन करिए, फिर हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल, क्या है भाई? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनका हम डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो भाई, तो इसके बारे में भी सीखते हैं। तो डेसिमल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, अगर हम कहें कि रैशनल नंबर जो होते हैं, अगर आप उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। देयर आर 2 वेज। क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखिएगा देयर आर 2 वेज। कितने वेज हैं? देयर आर 2 वेज फॉर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देयर आर 2 वेज फॉर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं उनको जानना जरूरी है। तो हम बात करते हैं पहले, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहते हैं, या हम इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
देखिए भाई, हमने एक वर्ड पढ़ा, क्या पढ़ा? टर्मिनेटिंग, और दूसरा लिखा हमने नॉन रिपीटिंग डेसिमल। थोड़ा समझने की बात है, डिस्कस कर लेते हैं। हम सीख रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिसमें हम पहले तरीके की बात कर रहे हैं। पहले तरीके को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का दूसरा जो निकनेम है वो है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, या हम इन्हें कहें नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तीन नाम बताए मैंने, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा नेम है नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या नाम है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। इन तीन नामों से इसे जाना जाता है। बात आती है सर कि आखिर टर्मिनेटिंग डेसिमल या हम बात करें नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या कुछ और। चलिए भाई, तो इसके बारे में समझते हैं। लिखेंगे, साथ में नोट करते चलिएगा। इफ, साथ में नोट करेंगे भाई, इफ after a finite number of steps, if after a finite number of steps in division process no remainder is left, no remainder is left, no remainder is left, हम क्या कहेंगे? then we call him, then we call a quotient, then we call a quotient is terminating डेसिमल। क्या कहा भाई मैंने कहा कि हमारे कुछ नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वोटिएंट निकल के आया है वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। चलो भाई, इस बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैंने एक नंबर लिखा 1/2, आप 2 से 1 को डिवाइड करिए। हम ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल, क्या 2 से 1 डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे? 0। फिर क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाया तो यहाँ एक नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स। 2 5 ज़ा 10, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। यही बात कही गई थी। इफ आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन डिवीजन, हमने कुछ निश्चित स्टेप्स लिए भाई, प्रोसेस चलाए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? नो रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 को ही हम क्या कहते हैं? नो रिमाइंडर। तो इज लेफ्ट, नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, देन वी कॉल, क्या कहेंगे? द क्वोटिएंट इज, देन वी कॉल द क्वोटिएंट इज, इसके आगे पहले दा लगाओ, द क्वोटिएंट इज क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो क्वोटिएंट है हमारा कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस मींस 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 हो गई कि नहीं भाई? इसे इरेज कर दें, कर दो भाई। क्या निकल के आया? 1/2 का आंसर आया 0.5। क्या आया? 0.5। इसी को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें कोई टर्म रिपीट हुआ, नंबर रिपीट हुआ, डिजिट रिपीट हुआ? नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। समझ में आई बात? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 4/5, क्या लिखा? 4/5। अब आप 5 से 4 को डिवाइड करके देखो। देखिए भाई, जो लोग जानते हैं अच्छी बात, नहीं जानते तो थोड़ा समझ लीजिए। 5 से 4 डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या आएगा? 0। फिर क्या लगाया? डेसिमल ने कहा आप 0 बढ़ाइए, लेकिन एक बार में 1 बढ़ाएंगे, तो 1 0 बढ़ाया, कितना हो गया? 40। 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स। क्या हुआ भाई? क्या रिमाइंडर आया? 0।
हमने कुछ नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किए, हमारे पास आंसर निकल के आया 0.8। यानी कि जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे सिंप्लीफाई करने पे, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है, तो इस तरीके की क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे, हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। हम इसे नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भाई, मैंने अक्सर देखा है कि कभी कभी बेसिक सी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। पूछा गया था नॉन रिकरिंग नंबर नॉन रिकरिंग डेसिमल इज ऑल्सो नॉन एज डैश। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों लिखिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, जितने भी नाम उसके हैं आप सारे ऑप्शन में लिख के आओ, समझ में आई? क्योंकि एग्जामिनर को मान लीजिए हो सकता है वो इस चीज को सही मान के बैठा हो कि टर्मिनेटिंग जो लिखेगा वही आंसर सही है, और कुछ एग्जामिनर ऐसे तो कहेंगे रिपीटिंग लिखा होगा, नॉन रिपीटिंग लिखा होगा वही आंसर सही, तो दोनों आंसर लिख के आया। समझ में आई बात? तो यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलो भाई, आपने इसको पहचान लिया, चलो भाई एक तो तरीका ये हो गया। अब हम इसी में एक तरीका और सीखना है। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपको डिवीजन करना ही नहीं है, यानी कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके आंसर चेक कर पा रहे थे कि डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको डिवीजन मेथड नहीं करना, यानी कि आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, बिना डिवीजन के आप बताओ कि क्या यह नंबर एक टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे? हमारे सामने तो बड़ी क्वेश्चन वाली बात हो गई। तो इसी बात को हम सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब आपको एक पॉइंट करके लिखना है, कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे। तो भाई लिखिए, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। कॉन्सेप्ट है इफ द डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनिएगा भाई, साथ में लिखते भी चला करो। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number can be expressed as, कैसे? as, जैसे 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर m। यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर आएगा, उस डिनोमिनेटर को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ m और n के बारे में भी करेंगे, तो लिखेंगे साथ में वेयर m and n आर होल नंबर। m और n क्या हो सकते हैं, होल नंबर होंगे। अब आप होल नंबर क्या होते हैं आपको पहले मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। m and n आर होल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द रैशनल नंबर, तब हम क्या कहेंगे, अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो द रैशनल नंबर इज कन्वर्टिबल। द रैशनल नंबर कैसा हो गया, द रैशनल नंबर इज कन्वर्टिबल इनटू, किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। टर्मिनेटिंग, या आपको नॉन रिपीटिंग भी देखने को मिल सकता है, नॉन रिकरिंग भी देखने को मिल सकता है। कन्वर्टेबल इनटू टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। चलो भाई इसके बारे में भी सीखते हैं। साथ में आप एक पॉइंट और लिखिए, ठीक है, इसी में एक पॉइंट बना लो ऐसे एरो लगा के। तो लिखो टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑल्सो नॉन एज, लिखिएगा टर्मिनेटिंग decimal is also known as terminating decimal is also known as non-repeating decimal स्लैश, यानी कि और करके लिखो,
और नॉन रिकरिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये इनके नेम है। चलो भाई थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए भाई समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैंने एक रैशनल नंबर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 5/8, क्या लिखा, 5/8। अब आपसे पूछा गया है क्या, विदाउट डिवीजन मेथड, यानी कि आप डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे और आपको बताना है कि जो दिया गया नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको डिनोमिनेटर कितना दिया गया, 8। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में वो देखिए। तो इसके आगे लिखेंगे सॉल्यूशन, दिख रहा है कि नहीं भाई सभी को सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8 के क्या फैक्टर होंगे वो लिखो। 8 के फैक्टर हो रहा है, आपने कहा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहे हैं, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ, नाउ क्या हो जाएगा 5/8, 5 को 5 लिखा रहने तो डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इसे हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 ही रहेगा। देखो भाई क्या हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में बन पाया, आपने कहा सर बिल्कुल बन गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बिल्कुल बन गया सर। अगर इस फॉर्म में बन जाता है डिनोमिनेटर तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारे इस फॉर्म में बन गया तो हम कह देंगे हेंस करके लिख लेंगे, आगे लिखिएगा भाई, इसके बाद ऐसे करना है, hence the given hence the 5/8 is a terminating decimal, hence the 5/8 is a terminating decimal, is a terminating decimal। समझ में आई बात कि नहीं भाई, बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए भाई वेरी गुड, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे इसके बारे में आगे भी बात कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट बेस की बात करते हैं। दूसरा, हम पहला तरीका पढ़ चुके हैं, दूसरा तरीका जो है हमारा वो है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो भाई समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखो भाई सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनमें कभी भी डिनोमिनेटर का 2/m 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म नहीं बनता है। जिस भी डिनोमिनेटर का फॉर्म ऐसा नहीं बनेगा वह हर एक रैशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। चलिए भाई अब बात करते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इफ द डेसिमल देखो ऐसे लिखो, द डेसिमल इन विच the decimal in which the decimal in which the digit and the set of digit, the digit or the set of digit or the set of digit is continuously repeated। देखो द डेसिमल इन विच द डिजिट और द set of digit is continuously repeated, the decimal is known as
इज नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे भाई? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, चलो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 1/3। अब आप 3 से 1 को डिवाइड करके देख लो भाई। 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट डेसिमल लगाओ। 3 3 ज़ा 9, फिर से बनाया 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, फिर से हमने 1 बचा, फिर से यही किया। तो हमने देखा यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। तो हमारे सामने कितना आंसर आया? 0.3333। जब भी कभी ऐसा केस बनता है तो इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वार। यानी कि हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। जो डिजिट हमारा बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर वार लगा देते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यह नंबर हमारा कुछ इस तरीके से आया है। समझ में आई बात? चलो जैसे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, हमने लिखा 2/3। जब आप इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 0.6666 मेनी टाइम्स। जरूरी नहीं इतना ही खत्म, कहानी अभी आगे भी है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसे आप लिख सकते हैं 0.6 की पावर ऊपर बार लगा दी। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा हम कैसे पहचानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? यदि हमारा डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म नहीं बनता है तो हम कह देंगे कि सर दिस रैशनल नंबर या दिस क्वार्टेंट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गई बात? यही इसकी अच्छी बात है। चलो भाई ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? अब इसमें हमें सीखना है कि इसको और किस नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग decimal is also known as repeating decimal। क्या कहते हैं भाई? रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। और क्या नेम है इसका? रिपीटिंग डेसिमल और सर्कुलेटरी डेसिमल। सर्कुलेटरी पूरा नहीं लिख रहा है भाई, यहाँ पे थोड़ा आगे लिखते दोबारा से। क्या होता है इसका दूसरा नाम? है सर्कुलेटरी डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? रिकरिंग की मैंने पिछली वाली उसमें स्लाइड में स्पेलिंग गलत लिखा दी है, RECURRING लिखना है। और रिकरिंग डेसिमल क्या लिखना है? रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल। जी भाई इसके इतने नाम हैं। ये बड़ा चहीता व्यक्ति है, लोगों ने इसको बहुत नाम दे रखे हैं। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 नाम तो देख रहे हैं, पढ़ चुके। और 5वां नाम, 5 नाम है इसके, पंचमेल हो गया ये। चलो भाई ये इन 5 नामों से हम क्या जानते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को जानते हैं। चलिए भाई सबसे अच्छी बात जो है इसमें पढ़ने वाली बात है कि इसमें हमें पढ़ना है कि पीरियड क्या होता है। ये फिजिक्स वाला पीरियड नहीं है, जो बायोलॉजी में आप पीरियड पढ़ते हैं वो भी नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पीरियड है। चलो भाई इसकी में समझते हैं। तो साथ में नोट करिएगा द रिकरिंग पार्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? द रिकरिंग पार्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल is called पीरियड। यहां से भाई बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे? जैसे अगर हम बात करें ऊपर के एग्जांपल्स की, जैसे हमने लिखा एक आंसर 0.32 पर बार। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ इट, इसका पीरियड क्या है? तो आप जानते हैं क्या होगा? जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा है, जितने डिजिट के ऊपर, सुनना, किसके ऊपर बार लगा? 3 के ऊपर, तो यहाँ 3 ही हमारा क्या है? पीरियड है। समझ में? जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा पीरियड कहलाता है। समझ में आई बात? जिस नंबर के ऊपर बार लगा है
जितने पर लगा है उस नंबर पर, उस पूरे नंबर को ही हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। चलो भाई जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 0.85 क्यू पर बार। क्या लिखा है, 0.85 क्यू पर बार। आपसे पूछा गया है कि इसका पीरियड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 85 कहेंगे। संख्या क्या है, 85, बार किसके ऊपर लगा, 85 के ऊपर, तो पीरियड क्या बन गया, 85। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसका आंसर बताइए भाई क्या है। मैंने लिखा 0.723 के ऊपर बार, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। आपने कहा सर पीरियड किसके ऊपर, बार किसके ऊपर लगा, आपने कहा सर 723 के ऊपर, तो 723 हमारा क्या हो गया, पीरियड हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो भाई इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट चीज जो आती है, और आज की क्लास की हमारे लास्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, चलिए भाई समझते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। हाँ बहुत ही अच्छा चीज है। अब कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि पीरियड और पीरियोडिसिटी क्या होती है, तो लिखिएगा साथ में, नोट करेंगे। द नंबर ऑफ डिजिट, क्या कहा, द नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट in non-terminating the number of digit in recurring parts लिख लो, the number of digit in recurring parts, जो रिकरिंग पार्ट्स हैं उसमें कितने डिजिट्स जो हैं रिपीट होते हैं, रिकरिंग पार्ट्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, is called periodicity, उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी कहेंगे। तो हमने कहा द नंबर ऑफ डिजिट इन रिकरिंग पार्ट्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, जो रिकरिंग पार्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने ही हमारी पीरियोडिसिटी होगी। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल के ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आपने कहा सर एक डिजिट है वो है 3, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 1 हो जाएगी। क्यों, पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। चलो भाई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा 0.86 क्यू पर बार, इसमें कितने डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, आपने कहा सर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक 8 और 6, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं। चलो जैसे मैंने कहा नेक्स्ट नंबर 0.754, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलो भाई ये आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पे हमारी आज की क्लास रुकेगी। भाई आपको एक नंबर दिया है 0.756 के ऊपर बार है, आपको बताना है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस डेसिमल, इस डेसिमल की पीरियोडिसिटी कितनी है, ये आपका वर्क है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, दैट मीन्स उसे जो पढ़ाया गया है आज वो सब समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, अगर आपने कुछ भी आज सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे जुड़कर वो भी अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं कल।